देखिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड आता है। इसका मतलब होता है निर्देशानुसार करो, मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करने के लिए कहा जाता है। एक सेंटेंस मिलेगा आपको इंग्लिश का और उस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में एक निर्देश मिलेगा। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उस सेंटेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आता है ये। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th और क्लास 12th में, चारों क्लास में 5 नंबर का ये पूछा जाता है। इसके लिए आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए। टेंस का पूरा चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पूरे 12 टेंस के नाम, उनके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेंटेंस देख लीजिए। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यदि आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते हो, यू वांट टू लर्न योर लेसन, तो तुम अपना लेसन नहीं सीख पाओगे। यहां पर एक कंडीशन दी हुई है सेंटेंस में और एक रिजल्ट दिया हुआ है, परिणाम दिया हुआ है। यदि तुम नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते हो तो तुम अपना लेसन नहीं सीख पाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। यहां पर रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इट, क्वेश्चन में निर्देश दिया है रीराइट। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखो। राइट मतलब लिखना, रीराइट मतलब होता है पुनः लिखो। अगर वर्ब के आगे आर ही जुड़ा हो ना तो हो जाता है पुनः, दोबारा। तो रीराइट पुनः लिखिए, यूजिंग उपयोग कीजिए अनलेस का, अनलेस का उपयोग करो इन प्लेस ऑफ इफ। इन प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, और इफ की जगह पर, इफ की जगह पर अनलेस का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करने के लिए कहा है इफ के स्थान पर, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको 4 रूल्स लिखवा दिए हैं। किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, 4 नियम आपको याद करना पड़ेगा। वैसे अगर मान लो आप सेंटेंस का अर्थ लगा पाते हो तो आपको नियम याद करने की जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन आप सेंटेंस का अर्थ नहीं लगा पाते हो तो मैंने आपको 4 जो रूल्स लिखाए हैं उनको याद कर लीजिए। सेंटेंस कैसा भी किसी भी प्रकार का दिया गया हो वो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सबसे पहले नियम नंबर 1। पहले हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स के अनुसार 4 नियम हमने आपको लिखाए हैं। तो कौन सा नियम इसमें फिट होने वाला है वो हमें 1 बाय 1 एक एक करके उसको देखना पड़ेगा। नियम नंबर 1 लिखाया था कि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, एक वाक्य यहां पर दिया हुआ और एक वाक्य यहां पर दिया हुआ है। 2 वाक्य दिए हुए, तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है नियम नंबर 1 के अनुसार। तो हम नियम नंबर 1 के अनुसार इस इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग यहां पर कर देते हैं। नियम नंबर 2 कह रहा है यदि इफ वाले वाक्य में नोट दिया गया हो तो उसे हटा दिया जाता है। इफ वाले वाक्य में नोट दिया गया, बिल्कुल यहां पर नोट दिया हुआ है, डू के साथ नोट लगा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है ना। तो क्या कह रहा है वो नियम नंबर 2, यदि इफ वाले वाक्य में नोट दिया गया हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्यों हटाना पड़ रहा है हमें? क्योंकि इफ का मतलब यदि होता है और अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है। और अगर मान लो ये डोंट, अगर ये नोट मान लो मैं नहीं हटाता हूं, है ना, इसको मैं ऐसा का ऐसे लिख देता हूं, मान लो यू डोंट, ऐसा मैंने लिख दिया, मान लो नहीं हटा एग्जांपल के लिए, तो सेंटेंस गलत कहां हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है, यहां पर भी नहीं आ रहा। एक वाक्य में 2 नोट नहीं आ सकते हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती है ना, इसके लिए 2 म्यान ही रखना पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, एक वाक्य में 2 नोट कैसे आ सकते हैं? इसलिए वो नियम नंबर 2 बनाया गया है कि यदि इफ वाले वाक्य में नोट दिया गया उसे हटा दिया जाता है, इसलिए यहां पर हटाना पड़ रहा है। इसलिए यहां पर हम ये डोंट हटा देंगे। नोट के साथ डू, डज और डिड लिखा हो वो भी हट जाती है। डू, डज और डिड ये नोट के साथ हमेशा हटती है। नोट आता है तो ये भी आ जाती है, नोट हटता है तो ये भी चली जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट 2 टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैंने यहां पर डोंट हटा दिया है। स्टडी, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली,
दो नियम यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा नियम क्या कह रहा था, तीसरा नियम को भी देख लेते हैं। यदि दोनों वाक्य सकारात्मक दिए गए हो तो दोनों वाक्यों को नकारात्मक बनाया जाता है। मतलब दोनों वाक्य अगर मान लो अफर्मेटिव दिए गए हो तो दोनों को कैसा बनाते हैं, नेगेटिव, है ना। दोनों अर्थ के रूप में कैसे होने चाहिए, नेगेटिव बनने चाहिए। कैसे होना चाहिए, दोनों अफर्मेटिव होंगे तो। अफर्मेटिव का मतलब बिना नाट वाले, देख लेते बिना नाट वाले क्या दोनों, ये इधर वाला नाट वाला है, मतलब दोनों अफर्मेटिव नहीं है। दोनों अफर्मेटिव होते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये थर्ड जो नियम है वो यहां पर चूज नहीं करेंगे हम। फोर्थ नियम देख लेते हैं। फोर्थ नियम में कहा है कि यदि इफ वाला वाक्य अफर्मेटिव दिया गया हो मतलब सकारात्मक दिया गया हो और दूसरा वाक्य नेगेटिव मतलब नकारात्मक दिया गया हो तो दूसरे वाक्य का नोट हटा देते हैं, है ना। तो दूसरे वाक्य में यहां पर नोट लगा हुआ है तो ये दूसरे वाक्य का नोट हटाए क्या, लेकिन कंडीशन कैसे होना चाहिए, आगे का अफर्मेटिव होना चाहिए, आगे का सकारात्मक होना चाहिए, तो दूसरे का नोट हटाएंगे। नियम नंबर 4 ये बोल रहा है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, आगे वाला वाक्य मतलब इफ वाला वाक्य अगर सकारात्मक दिया गया हो मतलब अफर्मेटिव दिया गया हो तो दूसरे का नोट हटाएंगे। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं है यहाँ पर, आगे वाला अफर्मेटिव है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है। अफर्मेटिव होता तो जरूर हम इस नोट को हटा देते, लेकिन हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे वाला अफर्मेटिव नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन अनलेस यू स्टडी रेगुलरली। यदि तुम नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते हो, यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, तो आप अपना लेसन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये थर्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिमरन नोज, सिमरन जानती है द आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब सिमरन इस क्वेश्चन का आंसर जानती है। ठीक है, यहाँ पर मेक नेगेटिव लिखा है। मेक नेगेटिव, मेक मतलब बनाओ, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। मतलब इस वाक्य में नोट जोड़ने के लिए कहा है, नेगेटिव नेगेटिव लिखा है तो नोट जोड़ने के लिए कहा है। चाहे मेक नेगेटिव लिखा हो, चाहे चेंज इनटू नेगेटिव लिखा हो, या केवल नेगेटिव ही लिखा हो, तो समझ लेना आपको इसमें नाट जोड़ना है। नाट जोड़ने का हमने आपको नियम बताया है कि नाट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो उस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगी। यदि आप हेल्पिंग वर्ब जानते हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहचान पाओगे। यदि आपने कभी हेल्पिंग वर्ब देखी ही नहीं तो सेंटेंस नेगेटिव होगा ही नहीं। कैसे करोगे, जब आपने हेल्पिंग वर्ब से मुलाकात ही नहीं की है तो नेगेटिव कैसे बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं पहले। अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी तो हमारा सेंटेंस बहुत ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट नॉट चिपका दो उसमें। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दूर दूर तक हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही इसमें, है ना। हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद तो नोज लिखा हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हो सकता मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब को ढूंढो। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, ये कोई मॉडल वर्ब हो तो उनके बाद भी नाट लगता है, वो भी नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद में ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई मॉडल वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब नहीं होती है तो मैंने उसका एक फार्मूला लिखाया था कि वहां सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दोनों में से किसी एक टेंस का वाक्य होता है। वो दो टेंस ऐसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो तो समझ लेना कि वहां सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और यदि सेकंड फॉर्म दी गई हो तो समझ लेना कि वहां वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये पहचानने का तरीका है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। पहचानो, यहाँ पर नो लिखा है, नो में एस लगा हुआ है, मतलब ये पहले टेंस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ऐसे एस इसी टेंस में लगता है। और नो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो न्यू होती है, KNEW न्यू, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये पहला टेंस का वाक्य है। अब हम हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की लगाएंगे, डू या फिर डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे, दोनों में से एक। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और यदि उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हो तो उसको हटाना है। ये वाला नियम हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। और यदि सेकंड फॉर्म होती है, मान लो यहाँ पर KNEW लिखा होता है, नोज के स्थान पर न्यू लिखा होता, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ठीक लगाते हैं।
और डिड के बाद क्या लगा देते हैं, उसमें नॉट लगा देते हैं, और जो सेकंड फॉर्म है ना उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं। तो बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो ये फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया। ये वाला फार्मूला हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, पहले टेंस में बना देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा सिमरन। ये सिमरन एक लड़की का नाम है, मतलब एक वचन में है, और एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डज। तो यहाँ पर लगाएंगे डज, और डज के बाद लगाएंगे नॉट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से एस हटाना है। ये वर्ब जिससे हमने पहचान की थी वाक्य की, उसके अंत में अगर एस दिया तो उसको हटा देंगे, तो एस हटा देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर, नो। नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, करो नोट।